हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 फरवरी को इससे बाहर आपकी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। कक्षा 10वीं हिंदी में आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर आप 10th एग्जाम देने वाले हो और आपका ना 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया अभी का। प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी ना ये, लेकिन आपके फ्यूचर की बात है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आप 2.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा का फिल्म देख लेते हो जिसका आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो चीजें आपकी जरूरत की चीजें आपके भविष्य में काम आएगी, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि 70 नंबर आपका पक्का। जितना भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा सभी आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगे। आपको सिंपली जाकर छाप देना है। ठीक है, देखो इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 98% लाना है और आपको स्टेट लेवल में एक रैंक हासिल करना है। इतना लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सिंपली हमको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, जो कि 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे। ठीक है, जो कि गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के आते हैं, 2 तो आते हैं। ठीक है, आपको किसी एक को करना होता है। इसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, संस्कृत का जो गद्यांश और पद्यांश आपके कितने हैं, एक जो गद्यांश होता है 5 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर के, यानी टोटल 10 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश हिंदी में जो है 6 मार्क्स का गद्यांश आता है, 6 मार्क्स का पद्यांश, यहाँ से 12 नंबर। एंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आता है, तो ये 40 में इस वीडियो में बताऊंगा। इससे बाहर एक भी आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। इस वीडियो में हम 2 निबंध लेखन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के आते हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। एंड देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 3 गुणित 2 यानी कि 6 मार्क्स का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। एंड देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, जो कि 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एंड देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स का आता है। एंड देखेंगे 2 सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन, एक पर्यावरण प्रदूषण, एक छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखने वाले, 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट कहो उतना ही कम है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, सबसे पहला इसमें है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है किस रूप में प्रसिद्ध है, नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि ये आपके बुक में मितता लिखे हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जन्मेजय का नागयज्ञ की रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जयशंकर प्रसाद जी है जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार। तीसरा क्वेश्चन है कि मैला आंचल के रचनाकार है राजेंद्र यादव, शिवानी, अमृत राय, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार है। चौथा क्वेश्चन की कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, जीवनी है कि आत्मकथा है कि कहानी है कि नाटक, ये जीवनी है, अमृत राय जी का है। पांचवा क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, रेखा चित्र के रूप में, एकांकीकार के रूप में, ये प्रसिद्ध है रेखा चित्र के रूप में। छठवां क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता प्रधान प्रविधि है द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, प्रयोगवादी युग की। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सभी को आपको तैयार कर लेना है एंड वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना। ठीक है, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है। तो इसमें जो आपका ये इतिवृत्तात्मकता प्रधान प्रवृत्ति है, ये किस युग की है, ये आपकी द्विवेदी युग की है। ठीक है, किस युग की है, द्विवेदी युग की। सातवां क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखो सन 1936 ईस्वी में कि सन 1943 ईस्वी में कि सन 1953 ईस्वी में कि सन 1960 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका सन 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। आठवां क्वेश्चन है कि छायावाद में महेश माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद को, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, कि सुमित्रा नंदन पंत को, कि महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो ये जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें छायावाद में महेश माना जाता है।
9वां क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध कवि है, ठाकुर है, आलम है, बिहारी है कि देव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके देव है ये रीतिबद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन की जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर है कि मतीराम है कि देव है कि रसखान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पद्माकर है ये जगत विनोद के रचनाकार है। 11 नंबर क्वेश्चन की जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सोहि दिसी तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर ठान मुस्काही। तो यहाँ पे मुस्काही आ चुका है, इसमें हास्य रस की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वीर होगा कि शांत होगा कि हास्य होगा कि श्रृंगार होगा। तो यहाँ पे आपका हास्य रस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आनंद होता है कि वस्त्र होता है कि आभूषण होता है कि विराम होता है। ठीक है, तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, क्या होता है, आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से शब्दों की शोभा अलंकार से बढ़ जाती है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण से है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। मनहु मानो, जनहु जनो, मानो जानो, ये सब जो चीजें हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखा मानो जानो, जानहु मानहु, मनु जनु, ए सभी, तो ए सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जब भी बोर्ड एग्जाम में ए सभी वाला ऑप्शन आता है ये 99.99% करेक्ट होने के चांसेज रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है कि 14 उपसंहार में उपसर्ग है। हमने बताया जैसे यहाँ पे अगर मैं उपकार लिख दूं तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, उप होगा, यानी एक शब्द को जोड़कर और एक दूसरे शब्द को जोड़कर बनाया गया एक शब्द उपकार, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, आगे जुड़ने वाला शब्द, तो यहाँ पे ऊ है कि उप है कि संहार की ये सभी है, तो आपका उप वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वाक्य का कर्तृवाची परिवर्तन है। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल में बता दूं ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे सिंपली देखना है कौन सा टेंस है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं। तो आपको इसमें देखो कौन सा सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते, ये सिंपल प्रेजेंट है, ता है, ती है, इसी को करेक्ट मार देना, आंख बंद करके आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की चंद्रशेखर पद में समास है, द्वंद्व है कि द्विगु है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्व पुरुष समास है। यहाँ पे जो आपका समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट सत्र की दूध का तत्सम रूप है। ठीक है, दुग्ध है कि दधी है कि छाछ है कि मक्खन है। दूध देखो जो होता है ना ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, हिंदी का जितने भी शब्द है, तो दूध का जो शुद्ध रूप होगा वो दुग्ध होता है। क्या होता है, दुग्ध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होते हुए। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की मेरी बहन सरोज है बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में विधेय है। ठीक है, मेरी बहन है कि सरोज है कि बहुत अच्छा गाती है कि गाती है विधेय। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विधेय होगा वो बहुत अच्छा गाती है, ये क्या है, विधेय है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि युष्मद का खष्टी विभक्ति बहुवचन रूप है, युष्माकम है, त्वा है, यूयम है कि त्वत है। ठीक है, यहाँ युष्मद का कौन सा रूप पूछा, खष्टी विभक्ति, तो यहाँ पे खष्टी विभक्ति आपका ये युष्माकम होगा। क्या होगा, युष्माकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की रहमान यहाँ नहीं आया था, रेखांकित पद का परिचय। यहाँ देखो यहाँ के नीचे एक रेखा खींचेगी, इसी का हमको परिचय पूछेगा। ठीक है, ये एक तरह से कि प्लेस को डिसाइड इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, प्लेस को यानी जगह को बता रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका ये स्थानवाचक है, एक स्थान को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को भी बता रहा, आया था क्रिया की विशेषता है। ठीक है, आया था क्रिया की विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखो यहाँ से फिर पहला 21 नंबर आ जाएगा आपका, ये थोड़ा रंग है। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। यहाँ पे ये तो बच्चन जी की है ही, लेकिन यहाँ पे विधा पूछ रखा हमसे, जीवनी है कि आत्मकथा है कि नाटक है कि संस्मरण है। तो यहाँ पे जो क्या भूलू क्या याद करूं ये किस विधा की हो जाएगी आपका, ये आत्मकथा विधा है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा विधा है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा कि अनंत प्रकाश के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, रांघे राघव जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो जयप्रकाश भारती ये अनंत प्रकाश के रचना लेखक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, नाटक है कि उपन्यास है कि जीवनी है कि आत्मकथा है। तो ये आपका हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है
यानी कि आत्मकथा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे आत्मकथा मार के चले आते हैं, ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संस्मरण लेखक हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो महादेवी वर्मा जी ये संस्मरण की काफी प्रसिद्ध लेखिका है। पांचवा क्वेश्चन की उपन्यास सम्राट माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट माना जाता है। छठवां क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि है देव है कि मतीराम है कि आलम है कि कबीरदास जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके आलम है ये रीति मुक्त कवि है। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन की गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? कबीरदास जी के लिए, तुलसीदास जी के लिए, सूरदास जी के लिए, बिहारी के लिए। ठीक है, तो ये बिहारी का काम ही था कि गागर में सागर भरने का, यानी कि बहुत छोटे से शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह देते थे, उसी को हम कहते थे गागर में सागर भरना। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन आपका कि दीप शिखा रचना है पंत जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा की कि निराला जी की। ठीक है, तो जो दीप शिखा थी वो महादेवी वर्मा की काफी प्रसिद्ध रचना है। नौवां नंबर क्वेश्चन की प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान है कि मतीराम है कि केशव दास है कि भूषण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ये रसखान जी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राम्या के रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा अज्ञे जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राम्या के आपके रचनाकार होंगे वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, ये लेडीज आपके पोएट थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि विकृति वेशभूषा आकार चेष्टाएं किस रंग का आलंबन विभाव है? ठीक है, तो ये हास्य रस का है। विकृति रूप रेखा लोगों को देखकर आप हंसने लगते हो, मन में हास्य रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पे हास्य रस होता है। 12 नंबर क्वेश्चन की लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों में छंद है। ठीक है, छंद के लिए हमको मात्राओं को गिनना सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक हम मात्रा नहीं गिन पाएंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ये छंद है। देखा, दोहा छंद है कि सोरठा है कि रोला है कि चौपाई छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखकर ये क्या है? सोरठा छंद है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि भज मन चरण कमल अनिवासी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमा है कि रूपक है कि यमक है कि उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रूपक अलंकार होगा, भज मन चरण कमल अनिवासी। ठीक है, तो रूपक में क्या भेद रहित आरोप होता तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे है कि अमोल शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो अ यहाँ पे केवल आगे जुड़ा हुआ, मोल तो ये है, अ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तस्मै तद शब्द की किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? ठीक है, तो ये आपका है चतुर्थी एक वचन का रूप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि तन मन धन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हमने बताया जब भी छोटा सा डैश आ जाता है तो वहां पे जब भी होगा द्वंद्व समास होगा। आपके 10th में द्वंद्व है या दिगु है, तो दिगु पूछेगा तो चौराहा, पंचमुखी। ठीक है, यानी कि संख्यावाचक होता है। द्वंद्व जो होता है इसमें छोटा सा डैश होता है और शब्द का लोप होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की कामदेव का पर्यायवाची है, अनंग है, काम है, मनोज है, ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कामदेव को अनंग भी कहते हैं, काम भी कहते हैं, मनोज भी कहते हैं, सुंदर, ये सभी आता है। तो हमने बताया कि जब भी ये सभी आए तो 90.99% करेक्ट होने के चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट की माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा है, वाक्य में क्या उद्देश्य है? माता जी ने उद्देश्य है, बाजार भेजना उद्देश्य है, प्रकाश को उद्देश्य है, माता जी ने प्रकाश को। ठीक है, हमसे क्या पूछा? उद्देश्य। तो माता जी ने इसमें क्या है? माता जी ने उद्देश्य है। ठीक है, माता जी उद्देश्य के लिए प्रकाश को बाजार भेजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 19 नंबर की यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य का कर्तृवाच्य परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यह मेज टूट गई तो यह मेज मैंने तोड़ी। ठीक है, यही परिवर्तन होगा, टूट गई मुझसे या मैंने तोड़ी, बात बराबर है। इसके बाद 20वां है कि दादाजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय। इसका हमें परिचय बताना। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है और दादी जी है इसमें तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल ता है, ती लगा है, कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 110% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको देख लेना, तैयार कर लेना, कुछ नहीं करना, केवल सुन लेना है। सुन लोगे तो भी एग्जाम में आएगा, तो लिख लोगे। देखते हैं पहला। इससे पहले भी एक महामैराथन की वीडियो आ चुकी है, ठीक है, जिसमें भी 3 गद्यांश सबसे इंपॉर्टेंट कराया गया है। अब उन सभी गद्यांश को छोड़कर ये नेक्स्ट गद्यांश इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला है यहाँ पे कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। ठीक है, ये देगा आपका, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आपको देना, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने कितने मार्क्स के हैं? ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। और ये जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो सबसे पहले हमें उपयुक्त गद्यांश का तो संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए पाठ और इसके राइटर का नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये जो विश्वास पात्र मित्र है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हम आंसर शीट पे आते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, इसके नीचे ब्लैक से 2 पाई खींचेंगे, विश्वास पात्र मित्र, और यहाँ पे ब्लैक पेन से इस तरह से डैश 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 कर लेंगे। संदर्भ लिखेंगे ब्लैक पेन से 2 पाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हमें व्याख्या करनी किसकी है? हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया, एंड इसके बाद फिर रेखा खींच दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे जो गद्यांश होते हैं, कभी कभी कहाँ तक देगा? सहायता देंगे तक देगा। ठीक है, यानी एक ही रेखांकित अंश को लेता है, और कभी कभी इसको पूरा देखो, यहां से लेकर यहां तक रेखा केवल खींचा रहेगा। सिंपली आपको इसको व्याख्या करना, और इसको दोनों को साथ में जोड़कर व्याख्या करनी है। कैसे करनी है आइए आंसर शीट पे देखते हैं। तो यहाँ पे है, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाहन में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होते हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र बुराई से मुक्त कराने और अच्छाइयों को बढ़ाने में हमारा किस प्रकार सहायता देता है? नेक्स्ट पेज पे है, सहयोग करता है। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप प्रयास करके भी क्या करोगे? ऐसा मित्र ही आज के जमाने में नहीं है। ठीक है, जो आपके हित की, जो आपके भलाई की बातों को सोचे। ठीक है, और आपको यहाँ पे 100 नंबर में फिर देगा हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करे, बचाए, हमें सत्य की और मर्यादा की भाव से पुष्ट करे, सदैव कुमार्ग से बचाए। हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है, यहाँ पे देख सकते हो दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। अब इसको सिंपली पढ़ लेना आप। पढ़ने के बाद यहाँ पे 3 नीचे क्वेश्चन दिया है। और नंबर में दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए ये भी 2 मार्क्स का है। आपको पाठ और पाठ के राइटर का नाम, लेखक का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें पता तो मैं इंस्टेंटली लिखकर 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर भी आएंगे। आइए हम इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो आंसर शीट पे देख लेते हैं कैसे संदर्भ लिखना है और लिखने का सही तरीका क्या है। यहाँ पे आंसर शीट पे सबसे पहले खंड ब तो खंड ब डालेंगे। वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है तो इसको डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी उसको डालेंगे। गद्य में यह एक नैतिक डैश डैश हो गया। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब हमें देखो व्याख्या किसकी करनी है। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, किसकी व्याख्या करना है? थोड़ा सा हम एक निगाहें अपनी डालते हैं, क्योंकि निगाह डालेंगे जब तक नहीं तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचा गया इस तरह का। इसी को हमें अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। ठीक है, कैसे करनी आइए आंसर शीट पे देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा,
से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। हमारी सूख चुकी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। ठीक है, नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा तीसरा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो तरुण संसार की जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ा ही सुखद लगती है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। देखो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और हर बार आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ की एक चीज आपको ध्यान देना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना। ठीक है, अपने यहाँ की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है उस पेपर, क्योंकि पूरे बोर्ड में ना 7 सेट बनता है पेपर का। 7 सेट में से हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेट जाता है, मतलब 7 सेट में से सभी डिस्ट्रिक्ट को बांटा जाता है। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 7 सेट में से ही जाएंगे और 7 सेट अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के पेपर को देख लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट के, कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन लगभग नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आपके पेपर में दोबारा नहीं देगा, एक आध क्वेश्चन केवल फंसता है और बाकी जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। पेपर में जितने भी गद्यांश पद्यांश, शायद एक आध गद्यांश आ जाए, लेकिन हर बार डिफरेंट बनता है। ठीक है, शायद एक आध गद्यांश आ जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। ठीक है, ये 2-2 नंबर के हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। गद्य है जो तरुण संसार डैश काल बना रहता है। संदर्भ है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के जो लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये हो गया। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि ऐसी व्यक्ति जो युवावस्था को पार करके वृद्ध हो गए हैं उन्हें बचपन की यादें बहुत आती है। ठीक है, जैसे जो भी आपके दादाजी होंगे, आपके पिताजी होंगे, वो भी बचपन याद करके काफी खुश महसूस करते होंगे कि मेरे भी बचपन थे, मैं भी खेलता था, घूमता था, कूदता था, स्वतंत्र था हर तरह से। तो वो उन्हें आनंददायक होती है। ठीक है, वृद्ध हो गए, उन्हें बचपन की यादें बहुत ही सुखद जान पड़ती है। ठीक है, इसलिए वे बचपन की स्वप्न देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवक को जहां उनका, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। ठीक है, यानी जो उनकी बुढ़ापा है, बुढ़ापा आ गई है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं फिर से बाल्यावस्था में हो जाऊं, फिर से बालक बन जाऊं, फिर से सभी इंजॉय को मैं ग्रहण करूं। ठीक है, वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों को अभिलाषा रहती कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लें। जो युवक होते हैं, जैसे आप युवक को सोचते हो कि पढ़ लिख कर हम नौकरी करने लगे, सुख करने लगे, गाड़ी घोड़ा हमारे पास हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, आपकी भविष्य के बारे में आप सोचते हो, तो आप सोचते हो कब वो वर्तमान में बदल जाए चीजें। ठीक है, वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर ले। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। जो युवा होते हैं वो क्रांति लाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, समर्थक होते हैं। तो वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। तो वही जो वृद्ध है अपनी पुरानी परंपराओं को बनाकर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हमसे पूछता है कि तरुण यानी युवा और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, क्योंकि तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं, तो वहीं वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों को समर्थक होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। आपको सिंपली याद नहीं करना है, चीजों को समझना है कि जो तरुण होता है वो क्रांति लाना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। वही जो वृद्ध होता है वो अपने बीती हुई चीजों को याद करके सोचता है, समझता है, इंजॉय करता है और उसको घसीट कर उसी स्थिति में आना चाहता है। ठीक है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक मैंने वीडियो में क्या क्या देखा, 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी देखा, 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखा जहां से 6 नंबर हमारे पक्के हुए। अब देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, 6 मार्क्स का ये भी आएगा। देखो भाई, ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम में ना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, कभी कभी देखो ये इंपॉर्टेंट आना तय भी है। ठीक है, लेकिन आपको हर तरह के गद्यांश पद्यांश को इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक साल पिछले साल का एक पेपर बना था डीडी। ठीक है, इस डीडी को आप जाकर देख लेना,
कि क्या गद्यांश पद्यांश है। ठीक है, तो सातों सेट में से एक ऐसा सेट जरूर बनता है जो कि जिसमें कि बिल्कुल नए क्वेश्चन डाले गए होते हैं। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान देना कि सब कुछ हम इसलिए आपको ये पूरी डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि आपको कोई से भी रेखांकित आ जाए आप उसको लिख लो। ठीक है, तो 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि 2 गुणित 3 यानी 6 मार्क्स के होंगे। तो इसमें से हम पहला देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे पहला है कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंघ अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरु सुने गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। डियर स्टूडेंट, आप इसको पढ़ने के बाद आपको ये तैयार भी होगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, यही सब जगहों पे नंबर आपके कटते हैं। तो कैसे हम पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो सबसे पहले यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हमसे पूछता है। ये संदर्भ आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का होता है। इसके लिए हमें इसके ये जो पार्ट है और इसके पोएट का नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किस लेसन का और इसके पोएट कौन है, ये चीजें अगर पता होगा तो इंस्टेंटली हम 2 नंबर लेकर आएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है इसका। ठीक है, क्या लिखना है, संदर्भ। तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चरण कमल डैश डैश तिहि पाई। ठीक है, संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता है या इस पाठ के जो कवि है वो सूरदास जी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोल रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचा गया इस तरह का, इसी को हमें अपने शब्दों में व्याख्या करना है। जाकी कृपा पंगु गिरे लंघ है, यानी कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधों को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गुंग पुनी बोले, गुंग जो होता है वो फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराए, और रंक जो होता है वो अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसके जो लेखक है वो इसके जो ये रचनाकार है कवि है वो सूरदास जी। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना, देखो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये चीजें तो हमारी पूरी हो गई, यहाँ से भी हम 6 नंबर लाएंगे। ठीक है, इसके बाद कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौदय बूझती साच न हसी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे बरन बेस कैसो की ही रस्म अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो जो रह करेगो गासी, सुनत मौन है रहियो बावरो सुर सब मतिनासी। तो ये आपके इसमें जो इसके आपके पोएट है वो सूरदास जी है। तो सूरदास जी ये पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, जो इसी वाले शीर्षक से लिया गया है। ये कह रहा है कि निर्गुण कौन देश को वासी, जब यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने गांव चले जाते हैं, ठीक है, ब्रज चले जाते हैं, तो गोपिकाएं काफी व्याकुल रहती, काफी परेशान रहती हैं उनकी याद में। तो वहीं पे उद्धव जी आते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश उन्हें देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो गोपिकाएं उनसे ही उल्टा क्वेश्चन कर देती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, आप जी ये उद्धव जी हमको बता दीजिए, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो ये किस देश का रहने वाला है। ठीक है, देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सहदेव बूझती साच न हंसी, मैं आपको सौगंध देकर पूछना चाहती हूँ, आप मुझे सच सच बता दो, मैं आपसे कोई मजाक या हंसी नहीं करती हूँ। ठीक है, कौन है जनक, कौन है इसके पिताजी, कौन है जननी, कौन इसकी माता, कौन इसकी नारी है और कौन इसकी दासी है। ठीक है, कैसा वर्ण किस वेशभूषा वाला है, कैसो भेष है इसका, की ही रस में अभिलाषी, और किस रस में का अभिलाष है, किस रस का पान करने वाला है। ये चीजें उद्धव जी हमें बता देना। सिंपली अगर ये चीजें बता देते हो तो मैं उसे धारण कर लूंगी, उनकी उपासना करूंगी। ठीक है, तो यहीं पे उद्धव जी से सवाल किया जाता है, तो इनके सवालों के इसको आप सिंपली देख लेना, नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही है, तो गोपिकाएं सिंपली उद्धव जी से प्रश्न कर रही है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। इसका भी हमसे प्रस्तुत कविता का संदर्भ पूछेगा,
ठीक है। संदर्भ में कैसे लिखना है ये चीज हम आंसर शीट पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संदर्भ के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल देंगे। पद है तो पद अतुलनीय जिनके डैश डैश रणगर्जन। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद हमको देगा रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक की रेखा के शब्दों के नीचे की रेखा खींचा गया, इसकी हमें व्याख्या करनी है। देखो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि आकाश के नक्षत्र जो है भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। अब इसमें पूछेगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पंक्ति में वीर रस है। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर जोश उमंग उत्साह उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी रस होगी, वीर रस होगी। तो उपयुक्त पंक्ति में वीर रस हो गए, यहाँ से भी 6 नंबर आपके इंस्टेंटली मिल गए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट श्रेणी में हम इसको रखें, यहाँ तक तो हमने देख लिया सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश तक, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश, जो कि 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का मिलेगा एंड 3 नंबर आपको मिलेगा इसकी हिंदी में अनुवाद करने का, यानी यहाँ से टोटल आपके 5 मार्क्स इंस्टेंटली मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हमको देखते हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश है जो कि इंस्टेंटली आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ठीक है। वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन नगरी है, तो इसको हमें बोलेगा सबसे पहले संदर्भ लिखने का एंड इसका हिंदी में अनुवाद करने का। संदर्भ लिखने का यहाँ पे 2 नंबर मिलता है प्लस हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, यानी यहाँ से टोटल आपके 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 23, ठीक है। वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहुप्रसन्नति। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद यहाँ पे वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन नगरी है, तो यहाँ पे वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। आप भी गए हो कि नहीं वाराणसी, आप गए होगे, आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहां से आता है ये तीसरा नंबर, ठीक है, कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। यह जो नगरी है भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इसका भी हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा, हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। संस्कृत गद्य ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ठीक है। संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यह भी वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे आता है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है। मतलब कि ये जो नगरी है विभिन्न धर्मों का संगम स्थान है। इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले संदर्भ हम इसको आंसर शीट पे देखेंगे। देखो यहाँ पे है इयम नगरी डैश डैश स्प्रियंते, ठीक है। संदर्भ की प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है, ठीक। हमारी जो सीरीज है 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश, ठीक। हमने गद्यांश देख लिया, अब पद्यांश देखेंगे। इसमें से एक आना 110% तय 2 ही आ जाए, ठीक है। इसको आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको आंसर शीट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला है हमारा, देखो यहाँ पे 3 नंबर इसका अनुवाद करने का, 2 नंबर संदर्भ लिखने का आता है। टोटल यहाँ से 5 मार्क्स आपके मिलते हैं। पहला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सर्वे भवन्तु सुखी, सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग सुख को देखिए,
माँ कश्चित दुख भाग में, कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, तो इसको आंसर सीट पे देखेंगे तब हम अच्छी तरीके से इसे लिखना समझ। यहाँ पे इस तरह से देखो लिखेंगे, सर्वे भवन्तु डैश डैश भव्य। ठीक है, संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुख न हो, यानी अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में यहाँ पे और देख लेते, दूसरा क्या है। यहाँ पे दूसरा है कि माता गुरुतरा भूमि खात पितो चतरस्तता मन शीघ्रतम वाता चिंता बहुतरी त्रिणात। इसको कैसे देखेंगे, कैसे लिखना आपको बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 है तो 24 लिख देंगे। और इसके बाद है संदर्भ। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पे हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित यानी लिया गया। हिंदी में अनुवाद, युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण से भी अधिक छीड़ करने वाला चिंता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। एंड यहाँ पे तो हमने देख लिया। इसके बाद है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तैयार कर लेना। हव व प्राप्सी स्वर्ग जित्वा भजस्य महिमम निराश निर्मम भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा। ठीक है, इसकी कैसे व्याख्या करना है आंसर सीट पे देखेंगे कि कैसे हमें लिखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 श्लोक हव व डैश डैश विगत ज्वरा। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बीरह बीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, हिंदी में अनुवाद, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ये युधिष्ठिर जवाब देते। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी कहाँ तक की सफर पूरा हुआ। हमारी जो सफर है यहाँ तक की कंप्लीट हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन देखेंगे। ठीक है, इसमें है पर्यावरण प्रदूषण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है। पर्यावरण प्रदूषण रूपरेखा में सबसे मेन जो चीज है रूपरेखा है। इसी चीज को एग्जामिनर देखकर समझ जाएगा कि आपने इस प्रदूषण को बहुत अच्छी तरीके से और हर एक टॉपिक को लेते हुए कवर किया हुआ है। सबसे पहला हम प्रस्तावना देखेंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार लास्ट में। ठीक है, देखो प्रस्तावना में क्या है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब देखो इसमें क्या है, प्रदूषण का अर्थ को ब्लैक पेन से और हाईलाइटेड किया गया है ताकि एग्जामिनर का निगाह तुरंत पड़े और ये समझ जाए कि ये जो चीजें हैं अच्छी तरीके से कवर किया। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी प्रदूषण का अर्थ को बच्चे ने लिखा तो इसे ब्लैक पेन से और हाईलाइट करके लिखा है। इसमें पूरे के पूरे इसके नंबर मिलते हैं और लिखने का जो सही एवं जेन्युइन तरीका यही है। अगर आप कोई भी निबंध लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, अगर उसके कुछ कहावतें, उसके कुछ मुहावरे आपको पता हो तो आप शुरू में ही ब्लैक पेन से लिख दो तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देता है। ठीक है, देखो प्रदूषण के प्रकार क्या है। आज के जो वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ती है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहला आपका था वायु प्रदूषण। ठीक है, तो वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। देखो यहाँ से ब्लैक पेन से लिखा है, वाटर इज लाइफ भी आप इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये हाईलाइटेड चीजें, इससे टीचर प्रसन्न होते हैं। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखाने और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार आदि जल प्रदूषण से
हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण में क्या है? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। ठीक है, देखो ध्वनि प्रदूषण को भी वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। आज के लोगों को जरूरतों को देखते हुए, जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, लोगों को पेट पालने के लिए तरह तरह की मशीनें लाना, लाउड स्पीकर लाना लोगों के मनोरंजन के लिए, ठीक है, और अलग अलग तरह के उपकरण को बनाने के लिए आज हमारी जो ध्वनि है उससे प्रदूषित हो रही। ठीक है, यानी कि आपको आवश्यकता से अधिक वो जो मशीनें हैं वो आवाज करती है, जिससे आपके सुनने की शक्ति कम, चिड़चिड़ापन हो जा रहा है। ठीक है, और एक रासायनिक प्रदूषण है। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयां व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आजकल की जो खेती है, हम चाहते हैं कि खेती में कितना से कितना ज्यादा उपज ले ले। इसके लिए हम हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं, जिसकी जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी जो होती है उसकी कमजोर होती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसमें दवा डालना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उपज के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और आपके टॉनिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे जो यूरिया का डाई का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही और वातावरण भी दूषित हो रहा है। प्रदूषण का कारण देखो क्या है। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कारण है वो विज्ञान है। ठीक है, मानव पर भी इसका बैड इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, हमारी आवश्यकता को देखकर जगह जगह कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, उससे भी कई तरह के कंपनियों से पानी निकलते हैं दूषित। ठीक है, उनसे पर्यावरण प्रदूषण, कुछ इस तरह के केमिकल बनाए जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या हो सकता है हमारे लिए? बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहला तो रोकथाम आप लगा दो। ठीक है, तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। देखो, जो वृक्षारोपण होता है, वृक्ष होते 10% पर्यावरण पर ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, तो वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे को न फेंका जाए। ठीक है, वो मृत शवों को न बहाया जाए, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, और कल कारखानों में चिमनियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, और इसके बाद उपसंहार क्या है? इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपने इस पूरे निबंध को कवर किया। सबसे पहला, अनुशासन से क्या तात्पर्य है, यानी अनुशासन का क्या अर्थ है। दूसरा, अनुशासन का क्या महत्व है। ठीक है भाई, अनुशासन को हम पालन करेंगे, लेकिन इसका महत्व तो भी होना चाहिए। तीसरा, कि विद्यालय में अनुशासनहीनता क्या है, अनुशासनहीनता के निराकरण की क्या प्रयास है, यानी जो अनुशासनहीनता बच्चे करते हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और चौथा है आपका ये 5वां नंबर, कि ये अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास। इसके बाद उपसंहार 5वां हेडिंग है। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे अनुशासन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुशासन का तात्पर्य शासन से है, अर्थात अथवा नियंत्रण करना होता है। ठीक है, अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन का मतलब कि स्वयं पर शासन, स्वयं का नियंत्रण, ठीक है, होता है। अनुशासन रहित समाज अत्यंत विनाशकारी होता है, यानी जिस समाज में अनुशासन न हो वहां के बच्चे, वहां के लोग भी विनाशकारी होते हैं। अनुशासन से व्यक्ति में शांति और समाज में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। अगर छात्र भी है तो उसके जीवन में शांति और एक आत्मविश्वास की भावना उदय होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है अनुशासन का महत्व। ठीक है, यदि समाज के सभी प्राणी पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाए तो सर्वत्र, ठीक है, यानी सभी तरफ सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों का जड़ है। अनुशासन कठोरता का एक ऐसा
पाखाड़, ठीक है, पाषाण, पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। यानी पाषाण का मतलब पत्थर का ऐसा खंड है जिसके अंदर एक मधुर जल का स्रोत छिपा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि विद्यालय में अनुशासनहीनता क्या है। विद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण छात्र अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, जिससे अनेक विवाद होते रहते हैं। विद्यालयों में हमारे विश्व निर्माता छात्रों में अत्यंत अभाव फैला है अनुशासन का, ठीक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुई है। आज की आप देख रहे हो आज की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसमें छात्र बहुत ही अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, टीचरों का सम्मान नहीं उनके प्रति, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, अनुशासनहीनता है। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आपके है कि अनुशासन से हम निजाजत कैसे पा सकते हैं, अनुशासन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, अनुशासन को दूर कैसे कर सकते हैं, ये हेडिंग है। अनुशासनहीनता के निराकरण के उपाय, ठीक है। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए अध्यापकों और छात्रों के सभी अभाव को दूर करना होगा, ठीक है। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा, भावी जीवन के प्रति छात्रों को सचेत करना होगा। यानी कि छात्र की जो आवश्यकता है जिससे वो अनुशासनहीन हो रहे हैं, उन चीजों को अध्यापक को समझना होगा, ठीक है, तभी जाकर ये अनुशासनहीनता दूर हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे उपसार कभी कभी क्या होती है कि छात्रों की मांग नहीं पूरी होती तो वो क्या करते हैं, अनुशासन पे उतर आते हैं, ठीक है। उपसार लास्ट हेडिंग है। अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए हम सब को अपने नियमों को समझना होगा और इस नियम के अनुसार कार्य करना होगा। छोटी छोटी बातों को सहन करके समाज में अनुशासनहीनता को दूर करना होगा, जिससे हमारा समाज सुसंगठित हो सकेगा, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, ठीक है। एंड जीवन परिचय भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसे भी तैयार कर लेना क्योंकि 10 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 सबसे इंपॉर्टेंट वायरल जीवन परिचय की एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देखकर ये भी 10 नंबर पक्का कर सकते हो, ठीक है। और 7 नंबर आप निबंध देखकर पक्का कर सकते हैं, 17 नंबर आप पक्का कर लिए। एंड यहाँ पे 12 नंबर ये है, 10 नंबर ये है, 20 नंबर ये है, 7 नंबर ये है, एक 3 नंबर का खंड काव्य आता है, उसको तैयार कर लेना। तो यहाँ से आपका जो 20 नंबर ये हो जाएगा और इसको आप सिंपली जोड़ लोगे तो आपका टोटल 70 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।